हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड मेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जो वीडियो लेके आया हूँ ये मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में है। मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? वो ऐसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफिशियली एक्सपेक्टेड डेट 5 फरवरी 2017 को दी गई है, तो उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एमपीपीएससी एग्ज़ाम में एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और उस क्वेश्चंस में ये भी टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं आज आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ, आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप अगर आप एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक हेल्प मिले, आपको सपोर्ट मिले और आप अच्छा करके आएँ। दोस्तों, जो एमपी में ये जनजातियां हैं वो हमारे देश की सबसे ज़्यादा जनजातियां एमपी में ही पाई जाती हैं, यानी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। इस एमपी राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियों के प्रकार भी हैं। कहने का मतलब हो गया कि जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब ये जो पिछड़े हैं, बिहार हो गया, इन इन जगहों पे भी ये सब जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, बट उनसे भी ज़्यादा यहाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ पर लगभग 46, देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है। 46 जनजातियाँ निवास निवास करती हैं यहाँ पर। और जो ये अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में पाया जाता है। हमारे देश की कुल अनुसूचित जनजातियों का 21.1% जनजाति जो है मध्य प्रदेश में है। और ये डेटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है, मैंने वही आपको दिखाया है कि 21.21.1% जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है पूरे देश का हमारे। वो 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा आया था। एमपी का जो अलीराजपुर जिला है उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 89% यानी 89% जनजाति निवास करती है। जो अनुसूचित जनजाति है वो अलीराजपुर जिले में सबसे ज़्यादा निवास करती है मध्य प्रदेश के। और सबसे कम या फिर कह लीजिए बहुत ही कम 0.4% जनजाति निवास करती है, वो है भिंड जिले में। तो ये दो जिले हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा और बहुत कम का पता चलता है कि किस जिले में ये जनजातियाँ निवास करती हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम। वैसे तो एमपी में कुल 15 जनजातियाँ हैं। जो ये लोअर कास्ट, ये अनुसूचित जनजातियाँ वो कम पूरी 15 हैं, बट मैं 15 के 15 आपको एक साथ नहीं बता रहा हूँ। बट वो इसलिए क्योंकि अगर मैं 15 के 15 एक साथ आपको बताऊंगा तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, फिर पढ़ने में भी आसानी नहीं होगी। तो मैं हर एक जनजाति के बारे में हर एक वीडियो में, अलग वीडियो में कवर करूंगा। इसलिए मैं आज जो आपको वीडियो लाया हूँ सिर्फ एक जनजाति के बारे में, अगली फिर वीडियो में मैं हर एक जनजाति के बारे में ऐसे ही बताता रहूँगा ताकि आपको भी कन्वीनियंट रहे, आपको भी आसानी रहे पढ़ने में। तो हम आगे बढ़ें और देखते हैं। ये पहली जनजाति है जो मैं आपकी जिससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये है गोंड जनजाति। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस जनजाति का मध्य प्रदेश में फैलाव बहुत ही ज़्यादा है। मतलब समझ लीजिए कि ये 60% ये जाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति का जो ये आबादी है 60% यानी 60% जो है वो मध्य प्रदेश में, बाकी जो शेष है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में बसा हुआ है ऑलमोस्ट, हाँ, और छत्तीसगढ़ में, इन सब राज्यों में बसा हुआ है। बाकी इसके हर एक ज़िले में ये गोंड जनजाति बखूबी फैली हुई है एक तरह से। बाकी और नर्मदा, देखिए मैंने यहाँ आपको लिख के बताया भी है कि नर्मदा जो है, वहाँ नर्मदा नदी है, उसके दोनों ओर जो विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये वैसे भी ये जो गोंड जनजाति है पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहती है। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में इनका संकेंद्रण बहुत जाता है, बहुत ही ज़्यादा है। संकेंद्रण का मतलब ये हुआ कि वहाँ को इनका फैलाव ज़्यादा है, ये वहाँ ज़्यादा ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ये जो जनजाति गोंड जनजाति है बहुत ही प्राचीन जनजाति है। ये जो गोंड राजा हुआ करते थे उनके वंशज हैं। ये कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, मानते हैं, और ये सरकार भी कहती है कि हाँ ये उनके ही वंशज हैं। यह एक बहुत ही स्वतंत्र जनजाति थी, है ऑलमोस्ट, है भी, सॉरी, ये थी नहीं, है भी। तो ये बहुत ही स्वतंत्र जनजाति, इंडिपेंडेंट जनजाति थी। इनका राज्य पूरे 52 गढ़, गढ़ का मतलब समझ लीजिए जैसे आप ये मध्य प्रदेश राज्य है, यूपी, दिल्ली, ये सब जितने राज्य हैं सब मिला के, आपको सब मिला के जितने राज्य 52 गढ़ मिला के इसमें राज्य करते थे इनके जो राजा थे। ये मध्य भारत में जब मध्यकालीन भारत चल रहा था तब उसमें 14वीं 28वीं शताब्दी तक इनके राजाओं ने राज्य किया था। बट उसके बाद जब मुगल शासक और मराठा शासकों ने इन पर आक्रमण किया तो इनके राजाओं ने, जब इनके राजा हार गए तो इनको मजबूरन, इनको और इनके राजाओं को भी, जो भी लोग रहे
उनको मजबूरन पहाड़ी क्षेत्रों में जाके निवास करना पड़ा, और तब से लेकर ये आज तक अभी पहाड़ी क्षेत्रों में ही रह रहे हैं, और ये बहुत ही पिछड़ी जनजाति ये लोग रहते हैं। आप जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगाई है, आप देख सकते हो कि इनकी, जैसे देख के ही समझ सकते हो कि इनकी क्या हालत रहती होगी। ये ऐसे ही हैं। इनकी उत्पत्ति आप देखते हैं कि कैसे हुई थी, इस गोंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ये प्रसिद्ध नेता शास्त्री थे श्री हस्तलोक के अनुसार, जो उन्होंने बताया कि गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोण शब्द से हुई है। तो इनके अकॉर्डिंग था कि जो गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है वो तेलुगु भाषा के कोण शब्द से हुई है, और इस कोण का अर्थ है हो जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते, तो ये गोंड जो जनजाति थी, और मैंने आपको बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। नर्मदा विंद नर्मदा के जो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी उन क्षेत्रों में अधिक संकीर्ण, यानी ये पहाड़ी में क्षेत्रों में ही रहते हैं, तो इसलिए इनको गोंड भी कहा गया। कुछ लोग कथाओं में गोंड की उत्पत्ति बोरादेव अर्थात महादेव से भी हुई है बताया गया है। मतलब अब जैसे कि कथाएं लोग कहते हैं, वैसे ही कथाओं में कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति बोरादेव अर्थात महादेव जो भगवान शिव है उनसे हुई है। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, सबका अपना अपना विचार था कि ये कैसे उत्पत्ति हुई है, तो ये अलग अलग बातें हैं। इनकी शारीरिक बनावट के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। शारीरिक बनावट, इनका कद जो है, जो स्त्रियां हैं उनका पुरुषों की अपेक्षाकृत कद छोटा होता है, यानी जो जेंट्स हैं वो लेडीज से अकॉर्डिंग थोड़े बड़े होते हैं, लेडीज उनके अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी होती हैं। रंग काला होता है, काले तथा खड़े बाल होते हैं। मतलब कहने खड़े होने के बाल मतलब जैसे कि आजकल हम लोग हैं कि हमें बाल खड़े करने पड़ते हैं, तो इन लोग ऑलरेडी खड़े रहते थे। इनके बाल एकदम ब्लैक, अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे, आप सर्च करोगे तो इनको पिक देखोगे आप इनकी, तो इनको दिखेगा आपको कि इनके बाल एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, क्योंकि भाई ये शैम्पू वगैरह नहीं करते इनके बाल में, ये जंगलों में रहने वाले लोग तो इन वैसे ही हो गए कि इनके बाल एकदम टाइटली हो जाते होंगे, खड़े हो जाते वैसे हो जाते हैं। तो वैसे है। इनका जो सिर होता है गोल गोल होता है, होठ छोटे होते हैं, सुगठित शरीर, यानी मतलब ये कम हाइट के होते हैं, गठीला शरीर होता है, उनका मुंह चौड़ा होता है, चेहरे पे कम बाल होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो दाढ़ी मूछ भी नहीं रखते हैं, क्योंकि भाई जब कम बाल हैं तो वो दाढ़ी मूछ क्या रखेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो इसलिए वो दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। तो गोंड जनजाति, अब परिवार इनका कैसे होता है, देखिए। गोंड जनजाति में परिवार पितृसत्तात्मक होता है। कहने का मतलब ये होता है, जो इनका परिवार होता है पितृसत्तात्मक, मतलब पितृ की सत्ता से ही चलता है। मतलब जो इनके पिता थे, फिर उन्हीं का वंशज चलता रहता है, कोई अलग नहीं जाता है। इनमें विवाह के बाद पत्नी घर आ जाती है, नॉर्मल सी बात है, ये अभी भी होता है कि विवाह के बाद जेंट्स के घर लेडीज आती है। तो ये वही चीज़ है कि शादी के बाद जो औरत है वो अपने हस्बैंड के घर आती है, अपने पति घर आती है। इनमें वंश नाम पिता के वंश के आधार पर चलता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये, जैसे कि आज के टाइम पे होता है कि अगर आप सिंह हैं, लड़की अगर कुछ कोई भी कास्ट हुई, वो अगर आपके परिवार में आती है तो सिंह हो ही जाएगी। तो वही है कि जो अब, क्योंकि लड़की के पिता सिंह थे तो वंशज वही चलता है, उनके नाम पे ही वंशज चलता है। और बच्चे अपने पिता के कुल या वंश के नाम ही कोई ग्रहण करते हैं, वैसी बात है, बच्चे फिर उसी हिसाब से अपने पिता के ही नाम का आगे वो सरनेम जो होता है वो यूज़ करते हैं, जो भी उनका ये गोंड है वो यूज़ करते हैं। इनकी वेशभूषा महाबलेश्वर देखिए, गोंड जाति के लोग वस्त्र बहुत कम पहनते थे, क्योंकि भाई ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, इन्हें क्या पता नहीं था, एक तरह से बहुत ही पिछड़े हैं, तो इन्हें कुछ नहीं पता था कि कपड़े कैसे होते हैं, क्या होते हैं। शुरुआती टाइम में तो ये बिल्कुल कुछ नहीं पहनते थे, धीरे धीरे उन्हें पत्ते, जैसे आपने सुना ही होगा आदि मानव, वैसे ही थे ये कि पत्ते पहनना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कुछ बहुत थोड़े बहुत इन्होंने पहनना शुरू भी किया। जो जो उनके बूढ़े कुछ प्रौढ़ गोंड बंडी पहनते थे। बंडी का मतलब यहाँ जो बनियान होती है हम लोग की, वो है। प्रौढ़ गोंड का मतलब हो गया, प्रौढ़ का मतलब जो बूढ़े लोग हैं, गोंड उनकी जो जनजाति है, वो बूढ़े, इस जनजाति जो बूढ़े लोग हैं वो बंडी पहनते हैं, यानी बनियान पहन के रहते थे। स्त्रियां जो है उनके वो ऊपरी पोर्शन पे कुछ नहीं पहनती थी, वो ऊपरी पोर्शन को अपने ढकने के लिए आभूषण का यूज़ करती थी। अपने जो साड़ी टाइप का वो पहनती हैं, उन्हें उन्हें फोल्ड करके वो ऊपरी पहनती, अदरवाइज ऊपर वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पहनती थी। ये देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है आपके कि ये कभी कभी मोर के पंख एवं जानवरों के सींग भी लगाती हैं। तो ये आभूषणों के तौर पे, ये इनको आभूषण का बहुत शौक था, तो ये जानवरों के सींग और मोर के पंख यूज़ करते थे। पुरुष को भी शौक था, पुरुष घुटने तक धोती और बंडी यानी बनियान, कंधे पर पिछौना। पिछौना मतलब आपका जो इस समय आप अगर आप समझें यूपी बिहार में जो कहते हैं गमछा, वो यूज़ करते थे। तो सिर पर मुरेठा बांधते। मुरेठा एक टाइप का होता है कि वो एक घास का बनता है, फिलहाल तो अब रिसेंटली में ये लोग भी कपड़े का एक राउंड सा बांध कर अपने सिर पे बांधते हैं, वैसा ही कुछ होता है।
पुरुष की कलाई में कड़ा, गले में मोहर तथा कान में बूंदा पहनते हैं। कलाई में कड़ा चांदी का पहनते थे, ये आप समझ गए। गले में मोहर तथा कान में बूंदा, बूंदा वही जो आप आजकल फैशन में लड़के पहन रहे हैं भाई, बूंदा बालियां टाइप से वो पहनते हैं। गले में मोहर पहनते थे वो। स्त्रियां जो थी वो 6 से 8 गज यानी बहुत ही लंबी साड़ी थी, साड़ी घुटने तक कांच लगाकर, यानी एक गीठा टाइप से बनाकर, वो नॉर्मल जो आजकल हमारे यहाँ पहनते हैं लोग कि उसे प्लेट्स बनाकर, वैसा नहीं, उनका अलग स्टाइल था, वो वैसे पहनते थे। जो कांच होता है वो गीठा लगाकर टाइप से पहनते थे, तो वो वैसे उनका पहनावा था। विवाह इनका देखिए कैसे होता था। गोंड में विवाह में कई प्रथाएं प्रचलित थी। गोंड में समगोत्री विवाह नहीं होते थे। समगोत्री का मतलब समान गोत्र में नहीं होते थे। ये लोग सहमति से विवाह सबसे उचित मानते थे। इनका कहना था कि भाई अगर अब सामने वाला भी राजी है, घर वाले भी राजी हैं, तभी विवाह करें, अदरवाइज विवाह करना अच्छा नहीं है। वो तब ये लोग एक तरह से समझ लीजिए उसे बहुत ही गलत मानते थे, और पाप पाप टाइप का समझते थे ये लोग, इसलिए ये लोग सहमति से विवाह ही उचित मानते थे। गोंड द्वारा मंडप में किए जाने वाले विवाह को मंडावत्री विवाह कहा जाता था, जो 3 तरह के होते थे। जैसे आजकल के मंडप में विवाह होता है, तो ये लोग उसी मंडप के विवाह को कहते थे मंडावत्री। इनके 3 तरह के विवाह होते थे: पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, पलायन विवाह, जिसको ये लोग अपनी भाषा में लाम जना कहते हैं। ओके। गोंड जाति में वधु मूल्य का प्रचलन बहुत अधिक था। मतलब गोंड जो जाति थी, इनमें ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि वधु का, यानी जो स्त्री थी, उसका मूल्य बहुत ही अधिक था। जो परिवार वधु मूल्य देने की स्थिति में नहीं होते थे, वे कन्या के पिता के यहाँ नौकर के रूप में कुछ समय तक काम करते थे। इट्स मीन्स ये है कि जब जो वधु का मूल्य नहीं दे पाता था, मतलब जैसे अभी डाउरी सिस्टम है, दहेज का सिस्टम है, वैसे इनके यहाँ सिस्टम है कि जो अगर आप लड़की लेने आ रहे हो तो लड़की के लिए कुछ जो भी वो उनके पास अगर पैसा, उनके पास इतना पैसे वैसे नहीं होते हैं, उनका वो बार्टर सिस्टम चलता है, वो अगर आप वो यूज़ करते हैं कि सामान के बदले, अब उन्होंने कहा कि मुझे हमें ये सामान दे दीजिएगा, आप ये दीजिएगा, वैसे करके उस स्त्री का वो मूल्य लगाया था कि हाँ ये इतनी वैल्यूएबल है, तो उतनी वैल्यू की उनको चीज़ें देनी पड़ती है। उनके पास नहीं होता तो जो हस्बैंड जिससे शादी होती है, वो उसके पापा के यहाँ जाकर, उसके सॉरी मतलब उनके यहाँ फादर के यहाँ जाकर, उस लड़की के जाकर उसके यहाँ काम, कुछ दिन तक काम करता था। गोंड में जो है मामा बुआ की लड़की से विवाह करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे हमारे यहाँ आज की ये मामा बुआ की लड़कियां जो है वो बहनें होती हैं, यही चीज़ सेम मुसलमानों में जो जो चीज़ आप अगर मुसलमानों के कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि उसमें अगर आप चाचा सगी बहन को छोड़ के शादी हो जाती है, वैसे ही इसमें मामा और बुआ की बहनों से शादी करना इन लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता था। और ऐसे विवाह के दूध लौटावा, इनका एक अपना सब कुछ था भाई, अपने इनका बोल चाल, अपने अपने पहनावा सब कुछ था, तो इनका ये बोलना भी एक विवाह को ये जो रूप दे रखे थे, उनको दूध लौटावा कहा जाता था। अविवाहित स्त्री और पुरुष के लिए गोटुल नामक एक संस्था होती थी, जो मतलब जो जिन स्त्रियों और पुरुषों का विवाह नहीं होता तो उसके लिए इन्होंने संस्था बना रखी थी, जिसका नाम था गोटुल। ये गोटुल संस्था थी जो इससे ये इनकी शादी कराने में जिनकी नहीं होती थी उनकी मदद करती थी। अधिवास गोंड, इनका घर कैसा होता था? गोंड के घर प्राय मिट्टी घास फूस के बने होते थे। जाहिर सी बात है, ये बेचारे अगर पहाड़ियों में रह रहे हैं तो वहाँ ये हमारे तरह कंक्रीट के मकान नहीं बना सकते थे। ये घास फूस, लकड़ी, थोड़े बहुत पत्थर रख के ही मिट्टी उट्टी से ही मकान अपना बनाते थे। एक झोपड़ी या मकान बनाने के लिए इन्हें मिट्टी, पुआल, लकड़ी, खपरेल या छिंद जुटा लिया जाता था। तो ये सब चीज़ें अगर इन्हें जब घर बनाना होता तो मिट्टी को जुटा देते, या फिर पुआल, या फिर लकड़ी, खपरेल, खपरेल भी देखा ही होगा, छिंद जुटी, ये सब चीज़ जुटा के तब अपना ये घर कंप्लीट करते थे। इनके मकान में एक बंगला होता था। ये बंगला एक छोटा सा कमरा ही इनके हिसाब, मतलब उनके हिसाब से ये बंगला था, पर ये छोटा सा कमरा जो साफ़ सुथरा होता था बहुत, और यहाँ पर इनके गेस्ट आते थे, जो अतिथि होते हैं वो आते थे, तो उनके लिए भी कमरा बनाते थे। इनकी अर्थव्यवस्था देखिए कैसी थी। गोंड लोग स्वावलंबी आदिवासी थे। स्वावलंबी का मतलब ये बहुत ही मतलब थे कि मतलब इन्हें भीख मांगना, ये सब चीज़ें करना बिल्कुल नहीं है। ये खुद की मेहनत करते थे, बहुत ही मेहनती थे। हर स्त्रियां और पुरुष इन इन जनजातियों के बहुत ही मेहनत है। इनकी एक तो शरीर बहुत ही गठीला है, सुगठित शरीर होने के कारण ये बहुत ही पावरफुल भी होते हैं, इनके मेहनत बहुत करते हैं, तो ये स्वावलंबी इसलिए बने हैं। इनकी इनका जो डिमांड थी, इनकी आवश्यकता बहुत ही सीमित रही है हमेशा से, ताकि इनकी सीमित रहने से ये भी है कि इनकी डिमांड सीमित रहती हैं, तो इन्हें ये अपनी स्वावलंबीपना जो है इनको भी बनाए रखते हैं। गोंड जनजाति इनका जो जीविकोपार्जन का जो प्रमुख साधन है वो कृषि और मजदूरी, यानी ये एग्रीकल्चर में और मजदूरी में ज़्यादा अपना करियर बना पा रहे थे, क्योंकि इनके पास और कोई सुविधा नहीं थी। या फिर एग्रीकल्चर करें
या फिर मजदूरी करें। फिलहाल ये अभी भी एग्रीकल्चर करते हैं और मजदूरी तो अभी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी कंडीशन ये है इस समय कि इन्हें मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ती है, कृषि के लिए इनके पास ज़मीनें नहीं बची हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में थे, बाकी जब ये मैदानी इलाकों में आए तो इन्हें ज़मीनें उतनी नहीं मिल पाई हैं, तो अधिकतर ये मजदूरी करते हैं। यह जनजाति प्रमुख रूप से बारी नामक खेती करती है। बारी नामक इनकी एक खेती होती थी, वो हिसाब से अपनी ये खेती करते थे। ये अपनी खेती में जब इनके पास थोड़े बहुत खेत थे उसमें यही खेती करते थे। सरसों, साग सब्जी के, तंबाकू के साथ साथ ये कोडन और कुडकी नामक धान की खेती भी मुख्य रूप से की जाती है। तो इनके यहाँ जो सरसों, साग, तंबाकू ये सब तो ये करते ही थे। कोडन और कुडकी जो इन्हें दो धान की वैरायटी है इनके यहाँ, उनकी ये खेती मुख्य रूप से ज़्यादा करते थे। गोंड जनजाति की स्त्रियां जो जंगल से फल फूल, साग सब्जी तथा जड़ी बूटियां करती कर हाट करती थी। हाट करने का मतलब ये बाजार जाती थी, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मार्केट में जाती थी, वहाँ इन्हें बेचती थी। इन्हें बेच के जिन्हें जो भी मिलता था उससे अपने घर जीविकोपार्जन कर देते थे ये लोग। कुछ स्त्रियां टोकरियां और रस्सियां बनाती थी, तो जैसे ये फल सब्जी बेचती थी उस हिसाब से ये कुछ और थी जो टोकरियां और रस्सियां बना के अपना जीविकोपार्जन करती थी। इनका धार्मिक जीवन देखिए कैसा था। गोंड जाति के लोग पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास रखते थे। इट्स मीन्स ये लोग बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी हैं अभी भी। तो अंधविश्वासी कह लें या फिर उनकी मान्यताएं कह लें, इनकी ये मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएं होती हैं। इस प्रकार ये आत्मवाद को मानते हैं। जो ऐसे जो भी लोग होते हैं जो आत्माओं पर विश्वास करते हैं उन्हें वो आत्मवाद को ही मानते हैं। इनके मुख्य देवता जो दूल्हा देव हैं, इसके अतिरिक्त बूढ़ा देव, नाग देव, बड़ा देव आदि हैं। इनके जो मुख्य देवता हैं, मतलब जैसे कि अब आप जैसे शंकर भगवान को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, तो इनके भी देवता थे, वो देवता दूल्हा देव थे। इसके अतिरिक्त भी बाकी भगवान भी ये मानते थे, जो थे बूढ़ा देव, नाग देव, बड़ा देव आदि। गोंड अपनी कृषि और औजार अन्न हथियारों की पूजा करते थे। जैसे आजकल देखते होंगे कि आप विश्वकर्मा पूजा होती है, वही कुछ है ये कि विश्वकर्मा पूजा के दिन जो भी ये लोहे की चीज़ें, ये सब चीज़ होती है, लोग अपनी दुकानों में सब पूजा करते हैं, सेम वैसी ही चीज़ है। तो ये लोग शुरू से ही बिना ऐसा कोई विश्वकर्मा पूजा ना मना के ये अपने ऑलरेडी अपनी कृषि औजारों और हथियारों की पूजा करते थे। ये जो गोंड जनजाति थी ये जादू टोने में बहुत विश्वास करती थी। इनका मानना था कि अगर जो जादू टोना है ये होता है और जादू टोने से बहुत कुछ हो सकता है। इनमें बहुत से लोग थे जो ये काला जादू करना भी जानते थे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप समझेंगे, नहीं करते हैं तो भी आप समझेंगे कि इन लोगों के मतलब इतने पिछड़े हैं ये लोग कि इन्हें ये जादू टोना ये सब बहुत ही चीज़ें सब ये हर चीज़ में विश्वास करते हैं। अब इनके देखिए प्रमुख पर्व क्या थे। इनके प्रमुख पर्व थे बिद्री, कर्मा, मड़ई, हरदिली, खेरटा, नवाखानी, मेघनाद आदि गोंड के ये जो है प्रमुख पर्व हैं। ये इनके प्रमुख पर्वों के नाम हैं। तो ये जो इनके प्रमुख पर्व हैं ये भी आप याद करिए कि बहुत ही, क्योंकि इनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और इनके नृत्य देखिए, गोंड के प्रमुख नृत्य छैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा, कहरावा, सजनी, सुआ एवं दीवानी। ये इनके जो कुछ नृत्य जो इनके इंपॉर्टेंट नृत्य हैं ये वो उनके नाम है। तो इन्हें भी आप जरूर याद करिए क्योंकि ये इन सबसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना जितना मैं आपको इस जाति के बारे में पढ़ाया, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, इतना आप ध्यान दे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी अभी 14 जनजातियाँ और हैं, जैसे जो अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो भील, बैगा, कोरकू, सहरिया, कोल, अगरिया, ऐसे करके अभी बहुत जनजातियाँ, पूरे टोटल 14 इसको छोड़कर। तो जनजातियों के लिए मैं एक एक वीडियो और बनाऊंगा। हर जाति के लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये फिलहाल इस जनजाति के ऊपर मेरा वीडियो इतना ही था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें। मैं आपके लिए जल्द ही और वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।